नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार गौरव। बीजेपी वादा और विरोध। बीजेपी ने सत्ता में आने से पहले जो वादा किया था, अब उसी वादे पर बीजेपी सत्ता में आने के बाद घिर सी गई है। रोडवेज कर्मचारी सरकार पर लगातार वादा खिलाफी का आरोप लगा रहे हैं। चलिए, तो नई परिवहन नीति पर राजनीति बेहद गरमाई हुई है। जब इसी अहम मुद्दे पर हरियाणा न्यूज के मैनेजिंग एडिटर नवजोत सिद्धू ने परिवहन मंत्री कृष्णलाल पंवार से बात की, तो उन्होंने कैसे पूर्व की सरकार पर ही निशाना साध दिया, सुनिए आप। ट्रांसपोर्ट पर हम ज्यादा इसलिए तरजीह देते हैं क्योंकि वो बहुत जरूरी है एक आम इंसान के लिए, आम हरियाणा की जनता के लिए, क्योंकि आने जाने का साधन तो रोडवेज ही है, तो उसके ऊपर लोग बहुत ज्यादा रिलाय करते हैं। इसके लिए मैडम हरियाणा रोडवेज के अंदर हाँ पूरे हरियाणा प्रदेश में 4200 बसों का बेड़ा है। हाँ आज 3800 बसें रूट पे काम कर रही हैं। 400 बसें अब भी यार्ड के अंदर खड़ी हैं ड्यूटी ड्राइवर ना होने की वजह से। हाँ पूर्व की सरकार में नई बसें खरीदी गई लेकिन ड्राइवर भर्ती नहीं किए, जिससे हरियाणा प्रदेश की रोडवेज को करोड़ों रुपए का घाटा हुआ। तो इसलिए हम उस घाटे को पूरा करने के लिए मैंने अपने विभाग के अंदर अभी 1000 ड्राइवर भर्ती करने का फैसला किया था, लेकिन 750 ड्राइवर की भर्ती के लिए अभी कार्य चालू है। बहुत जल्दी हमारे ड्राइवर आ जाएंगे, जिससे जो बसें यार्ड के अंदर खड़ी हैं वो चलेंगी। इसके अलावा 600 बस हमने नई खरीदनी है, उसमें से हम 50% 300 बसों का हम अभी ऑर्डर दे रहे हैं। हाँ। जिससे कि 400 पहले बची हुई है, 300 या 700 बसें हम रूट पर ले आए। उसके बाद 2-4 महीने के बाद हम 300 बसें फिर खरीदेंगे। हाँ। और ड्राइवर भर्ती करके हम सभी बसों को रूट पर लेकर आएंगे। हाँ। इसके अलावा हाँ। जो बसें यार्ड के अंदर आती हैं, पूर्व सरकारों में कोई भी टेक्निकल स्टाफ का एक भी कर्मचारी भर्ती नहीं किया। हमने 636 कर्मचारियों को भर्ती करने के लिए स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को भेज रखा है। बहुत जल्दी भी वो उनको भी भर्ती किया जाएगा। आज तक ये जो हालात रहे, ये क्या कारण थे? इसके कारण पूर्व सरकारों की जो पॉलिसी थी, जिस वजह से वो सरकारें उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाई, जिस वजह से हरियाणा रोडवेज को घाटा हुआ और लोगों को जो सुख सुविधाएं मिलनी चाहिए ये वो पूर्व सरकारें दे नहीं पाई। लेकिन आज हरियाणा प्रदेश के अंदर एक दिन में 33 लाख लोगों को बस सुविधाओं की आवश्यकता है, लेकिन हरियाणा रोडवेज केवल 13 लाख लोगों को सुविधाएं दे पा रहा है। इसके लिए 880 बसें हमारी प्राइवेट बसें जो रूट की बसें वो चल रही हैं, 3800 बसें हरियाणा रोडवेज की हैं। तो हम अब एक स्कीम लेकर आ रहे हैं जिसमें बस मालिक की होगी, ड्राइवर मालिक का होगा, कंडक्टर हरियाणा रोडवेज का होगा, परमिट हरियाणा रोडवेज का होगा और पर किलोमीटर के हिसाब से हम बस देंगे, जिससे कि पूरे प्रदेश के अंदर बसों की कोई असुविधा ना हो, जिससे यात्री एक स्थान से दूसरे स्थान पर सुरक्षित जा सके। हम ऐसी योजनाएं बना रहे हैं। हमने एक फैसला किया है कि पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर जो बस स्टैंड है उनको अच्छी तरह से मॉडर्नाइज किया जाए। क्योंकि लोगों को सफाई का जो टॉयलेट है, बाथरूम है, सब साफ सुथरे हों। इसके अलावा हमने एक और फैसला भी किया, सब पाइपलाइन अंडर कंसिडरेशन है कि एटीएम लगाने को हम जा रहे हैं। क्योंकि एटीएम एक मोबाइल हो गया और एटीएम एक नेसेसिटी है। कोई पैसेंजर आता है, उसको पैसे की आवश्यकता, इमरजेंसी में जरूरत पड़ गई तो उसको मार्केट में जाना पड़ता है बस छोड़ के, बस का समय हो गया और एटीएम से पैसे लेने हैं। तो हमारी प्लानिंग है, हम अभी इसकी एक्सरसाइज कर रहे हैं। हम हर बस स्टैंड के ऊपर एटीएम भी लगाने की हमारी योजना है, हम उसकी भी तैयारी कर रहे हैं। निजी बसों को परमिट दिए जाने के सवाल पर कृष्णलाल पंवार ने क्या कुछ कहा, वो सुनवा रहे हैं आपको। प्राइवेट परमिट देने की बातों को लेकर कई बार रोडवेज कर्मचारी का डेडलॉक पुरानी सरकार के साथ भी रहा, उसको लेकर आप कुछ बदलाव कर रहे हैं? नहीं, हाँ, इसके लिए जो 880 है माननीय कोर्ट के आदेश से बसें चल रही हैं। हाँ। बाकी हम नया परमिट कोई नहीं दे पा रहे। जो मैं आपको बोल रहा हूँ, स्कीम राजस्थान में भी है, पंजाब में भी है, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में, कई स्टेटों में है। उसी पैटर्न पर किलोमीटर के हिसाब से हम बसें चालू करेंगे। आपको याद होगा कि बीजेपी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में सुरक्षा के मद्देनजर रोडवेज बसों में गार्ड तैनात करने की बात कही थी। अब उस वादे पर कैसे सरकार ने यू टर्न ले लिया, सुनिए।
अच्छा, ये आपके मैनिफेस्टो में भी था, अगर हम सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें कि हम गार्ड जो है, एक सुरक्षा गार्ड रोडवेज बसेस में ज़रूर होगा, हम वुमेन सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं। उसके बाद आपका एक बयान आया था, इनफैक्ट मेरे ही चैनल में मेरे से ही बात करते हुए आपने कहा था कि अब माहौल बहुत सुरक्षित है, अब ज़रूरत नहीं है ऐसे सुरक्षा गार्ड की। यही बात मैं दोबारा फिर दोहरा रहा हूँ कि सिक्योरिटी का मामला समय पर देखा जाता है। हाँ। पूर्व सरकारों के अंदर जब भारतीय जनता पार्टी ने मैनिफेस्टो तैयार किया, हाँ। उस टाइम सिक्योरिटी की आवश्यकता हमने महसूस करते हुए अपने मैनिफेस्टो में डाला था, लेकिन आज हरियाणा प्रदेश में इस प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा तो नहीं लगता, जानकार मानते हैं कि तब मैनिफेस्टो में वुमेन वोट्स को, वोट बैंक को अट्रैक्ट करना था, तब ये क्लॉज डाल दिया गया और उसके बाद अपने हिसाब से तब माहौल खराब था। आज माहौल एक साल में बिल्कुल बढ़िया हो गया, बिल्कुल अच्छा माहौल है। लेकिन तो इतना क्राइम जो बढ़ रहा है उसका क्या? और जो बसों में पीछे कुछ इंसिडेंट्स भी हुए थे, उसमें एक्शन भी आपने लिया था, मैंने एक्शन लिए थे, तो वो क्या था? नहीं, इस मामले में हमने जब भी कोई मेरे संज्ञान में आया है, रात को 11:30 बजे भी मेरे पास फोन आया। हाँ। मैंने रात को भी टेलीफोन अटेंड करके वो काबिले तारीफ है कि एक्शन हुआ, लेकिन हम ये कह दें कि बिल्कुल कोई जरूरत ही नहीं है, तो फिर हमने मैनिफेस्टो में वादा क्यों किया? इस प्रकार से महिलाओं की जहाँ तक बात की, हम महिलाओं का सम्मान करते हैं और हमारी अभी अंडर कंसिडरेशन एक योजना है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर जितनी भी हमारी बेटियां हैं जो गर्ल कॉलेज हैं, हम उनको बस मुहैया कराएंगे केवल ओनली फॉर गर्ल, जो स्टूडेंट के लिए। तो इस प्रकार से जो लड़कियां उस बसों में आ जाएंगी तो असुरक्षा का तो उसमें सवाल ही पैदा नहीं उठता। लेकिन जब तक नहीं है तब तक तो है। आप देखिए पिछले कुछ दिनों में ऐसे इंसिडेंट्स हुए, एक इंसिडेंट में तो आपने कार्रवाई भी कर दी थी, उसके बाद भी ऐसे एक दो इंसिडेंट्स आए जहां पर ड्राइवर की और कंडक्टर की जो लापरवाही, बदतमीजी के मामले भी सामने आए। अब उनसे बात करते हैं कर्मचारी संगठन के लोगों से, वो कहते हैं कि आपको क्या पता, वो इतने अंडर प्रेशर काम करते हैं क्योंकि भर्ती नहीं हो रही है, इस वजह से इस तरह का एटीट्यूड है। इस प्रकार से कोई ड्राइवर कंडक्टर जो बस पर लेकर चलता है तो उसमें उनको किस बात का प्रेशर है? एक बस के ऊपर एक ड्राइवर कंडक्टर जाएगा ना, तो इसलिए इस प्रकार के कई इंसिडेंट हुए, एक नहीं कई हुए। मैंने उसी टाइम फौरी एक्शन लिया है और उनको सस्पेंड किया है। हम भविष्य के लिए आपको पूरी श्योरिटी देते हैं कि बस के अंदर यात्रा करने वाला, चाहे हमारी माता है, चाहे हमारी बेटी है, चाहे कोई व्यक्ति है, उसको पूरा सम्मान मिलेगा और सुरक्षा की पूरी गारंटी होगी, क्योंकि हरियाणा प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है। और जहाँ तक मेंटेन्ड है लॉ एंड ऑर्डर? नहीं, देखो आप शूट आउट हो रहे हैं गुड़गांव में, इतनी लूटपाट की वारदातें हो रही हैं हरियाणा में, और महिलाओं की रेप की भी घटनाएं इतनी हो गई हैं, कहाँ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है? हाँ, बसों की अगर आप बात कर रहे हैं तो वो आप ये कहिए कि बसों में हम इसको मेंटेन करेंगे। इसमें मैडम संधू जी, क्राइम करने वाला क्राइम कर जाता है, लेकिन सरकार की ड्यूटी है और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की और पुलिस डिपार्टमेंट की ड्यूटी है, क्राइम करने वाला क्राइम कर जाता है लेकिन उसको ट्रेस आउट करे। आज की मौजूदा सरकार जो क्राइम करके जा रहे हैं उनको ट्रेस आउट करने में पूरी ताकत के साथ पुलिस डिपार्टमेंट कार्य कर रहा है, करेगा। चलिए, आपकी बात से मैं इत्तेफाक नहीं रखती, क्योंकि ब्रॉड डे लाइट में शूट एट साइट हुआ गुड़गांव में, सीसीटीवी की फुटेज है, उसके बावजूद अभी तक वो अरेस्ट नहीं हुआ है। तो मैं आपकी इस बात से तो इत्तेफाक नहीं रख रही हूँ, लेकिन क्योंकि आपका विभाग ट्रांसपोर्ट का है, मैं उस पर बात जरूर करना चाहूंगी। तो क्या अभी ये जो प्लानिंग है, क्या गार्ड्स बसेस में होंगे, या फिर आप ये अभी भी अपनी बात पर कायम है कि अब इनकी जरूरत नहीं? मैं अपनी बात पे अभी कायम हूँ, इनकी आवश्यकता नहीं है। हम महिलाओं का सम्मान करते हैं। पूर्व सरकारों में सम्मान के साथ महिला को सुरक्षा की भी जरूरत है पवार साहब, सुरक्षा की भी आप गारंटी देते हैं। यदि कोई इस प्रकार का इंसिडेंट हरियाणा प्रदेश में सुरक्षा की या फिर बसों में महिलाओं की सुरक्षा की आप गारंटी लेते हैं? इसके लिए कोई भी किसी महिला के साथ इस प्रकार का इंसिडेंट होगा तो तुरंत उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। इस प्रकार का इंसिडेंट की हम आपको श्योरिटी देते हैं। लेकिन इंसिडेंट हो ना, इसके लिए हम क्या कदम उठाएंगे? इंसिडेंट होने के बाद कार्रवाई हुई तो औरत के साथ जो हुआ वो वापस नहीं आता। इस प्रकार से पूरे आप हिंदुस्तान की बात ले लें, हरियाणा को छोड़कर नहीं, मैं हरियाणा की बात कर रही हूं। हम हरियाणा में सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बसेस में क्या कर रहे हैं? नहीं, आप हरियाणा की दूसरे आप किसी स्टेट की बात ले लें, कौन से स्टेट के अंदर बसों के अंदर गार्ड लगाए गए हैं?
तो आपने मैनिफेस्टो में वादा क्यों किया? मैनिफेस्टो में हालात पूर्व सरकार के ऐसे थे, लेकिन आज नहीं, वो हालात नहीं है। नहीं थे। ये दिल बहला देने के नहीं, लिए गालिब ख्याल अच्छा है। तब हमें जरूरत थी, आज हमें जरूरत नहीं है। 5 साल बाद एक और मैनिफेस्टो की जरूरत होगी तो हम एक नया वादा उसमें डाल देंगे। सर यही बात है। मान लीजिए 1 साल में मतलब आपने माना कि बीजेपी ने आके हालात बदल दिए, आपका ये कहना है? बिल्कुल, मैं कहता हूँ मौजूदा जो सरकार है लॉ एंड ऑर्डर पर पूरे ताकत से काम। तो जब रामविलास शर्मा से परिवहन मंत्रालय वापस लेकर कृष्णलाल पवार को दिया गया तो रामविलास शर्मा ने कहा था कि मेरे पास जो बाकी विभाग बचे हैं उसके लिए भी कोई और खरीदार मिल जाए तो मैं उसे दे सकता हूं। जब इस बारे में कृष्णलाल पवार से सवाल पूछा गया तो उन्होंने बड़ा दिलचस्प जवाब दिया, सुनिए। ट्रांसपोर्ट का महकमा है वो आपको दे दिया गया रामविलास शर्मा से लेकर, तो उन्होंने कहा मेरा तो कोई और विभाग भी खरीदना चाहे तो खरीद सकता है। ये क्या था? ये खटास थी या क्या था? नहीं, इस प्रकार की हमारे बहुत वरिष्ठ नेता हैं रामविलास शर्मा जी, हम उनका सम्मान करते हैं। और ये माने तो भारतीय जनता पार्टी में सबसे पहले किसी व्यक्ति ने मुझे आने के लिए निमंत्रण दिया, हाँ। तो रामविलास शर्मा ने ही मुझे सबसे पहले दिया था। उन्हें पता नहीं उनका होगा नहीं उनका विभाग आपको मैं जाएगा। बहुत सम्मान करता हूँ, बहुत हमारी पार्टी के सीनियर नेता हैं। नो डाउट। 5 बार वो विधानसभा में चुनकर आए हैं, कई हाँ। बार मंत्री रहे हैं। हाँ। और मैं भी उनका छोटा भाई होने के नाते 5 बार मैं भी बनाया हूँ। तो फिर इसलिए छोटे भाई को मंत्रालय देते नहीं, हुए मन की फीस क्यों बाहर निकल आई कि ऐसा मैं तो कुछ कोई नहीं है। और खरीदार हो तो ये भी ले ले। ऐसा कुछ एजुकेशन नहीं है, ये माननीय मुख्यमंत्री के अधिकार की बात है किस कौन सा विभाग किसको दें। और समय समय पर आप 25-30 साल का तो मेरा विधानसभा का अनुभव है, तो ऐसा होता रहा है, विभाग एक्सचेंज होते रहते हैं। तो सारी बात सुन ली अब मंत्री जी की। अब मंत्री जी के नई पॉलिसी पर विरोध क्यों हो रहा है ये समझने जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ ओमवीर शर्मा जी हैं, हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन के उप महासचिव हैं। ओमवीर जी बहुत स्वागत है आपका। ओमवीर जी एक बात बताइए कि अब इस पॉलिसी का विरोध क्यों कर रहे हैं? देखिए जी, इस पॉलिसी का कोई आज से नहीं, हम पिछली सरकारों ने भी निजीकरण की प्रक्रिया को तेज रखा और आज ये सरकार भी जो इन्होंने वायदा तो ये किया था कि हम सत्ता में आए तो आउटसोर्सिंग पर, ठेकेदारी प्रथा पर रोक लगाएंगे, नई भर्तियां करेंगे। लेकिन इन्होंने उस नीति को और तेजी से लागू करते हुए ये कदम उठाया है। और हरियाणा रोडवेज का कर्मचारी जनता के साथ मिलकर के बार बार इस ठेकेदारी प्रथा निजीकरण के विरोध में कई हड़तालें कर चुका है। क्योंकि इन हड़तालों का हमारा यही वो था कि हम ये कह रहे हैं कि इस पॉलिसी से कोई फायदा नहीं है सरकार को, इससे केवल रोजगार पर डाका डाला जा रहा है। जहां नए रोजगार देने की बात करें, हम ये कह रहे हैं अगर ये निजी गाड़ियां आ जाती हैं किलोमीटर स्कीम पर, तो जो वर्कशॉप में भर्तियां हैं वो बंद हो जाएंगी। एक गाड़ी पर 6 लोगों को रोजगार मिलता है तो वो रोजगार खत्म हो जाएगा। इसलिए रोजगार को तो खत्म कर रही है सरकार। तो इस पॉलिसी का हमारा पहले भी विरोध रहा है, आज भी रहेगा और इसका हम विरोध करते रहेंगे। किसी भी सूरत में हम इस सरकार की मंशा को पूरा नहीं होने देंगे। आज विरोध में पूरे प्रदेश भर में क्या क्या कार्यक्रम है, क्योंकि कई जगहों से खबरें आ रही हैं कि रोडवेज कर्मचारी आज सड़कों पर उतर रहे हैं? देखिए, इस पर हम जैसे ये सरकार का कोई कल इन्होंने अपना कैबिनेट में फैसला लिया है, लेकिन जब भी इसका जो स्वरूप जो हमें दिखाई देगा कि ये किस प्रकार से लाएंगे, तो उसी दिन हमारा अगर जिस दिन अगर ये टेंडर खोल ले जाएंगे तो उस दिन हम बिल्कुल उसका विरोध करेंगे, किसी भी सूरत में नहीं खोलने देंगे। और जैसा इनका स्वरूप हमारे सामने आएगा उसी प्रकार से हमारा आंदोलन तेज होगा। और इसमें हमारी यूनियनें सभी सतर्क हैं और हमारी यूनियन बार बार हमें सर्व कर्मचारी संघ से संबंधित जो यूनियन है हमारी, हम इस पर बिल्कुल डट करके विरोध करें, आगे भी करेंगे। और इसका भी हम जल्दी ही जो है ना आंदोलन के लिए तैयार हैं और इसका बिल्कुल विरोध करेंगे हम। सरकार ने मन बना लिया है, कैबिनेट से मंजूरी भी मिल गई, मंत्री साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर ली, अपने पीठ भी थपथपा ली कि ऐसी नीति लेकर आया है कि इससे सब लोग खुश हैं। अगर सरकार नहीं मानी तो क्या होगा? नहीं, सरकार नहीं मानी तो हम कह रहे हैं कि हम जल्दी ही जैसे ही सरकार इसको अगर टेंडर वगैरह करेगी उस दिन हम बिल्कुल विरोध करेंगे, टेंडर किसी सूरत में नहीं खुलने देंगे और आंदोलन को तेज करेंगे। लेकिन ये जो पॉलिसी है बिल्कुल ये खतरनाक है, जनता के हित में नहीं है, क्यों रोजगार पर डाका डाल रहा है। इसलिए जनता के साथ मिलकर करेंगे। हमारा ये है कि 10,000 नई गाड़ियां इस बेड़े में शामिल की जाए, क्योंकि इसमें 60,000 बेरोजगार बच्चों को रोजगार मिलेगा और एक स्थायी रोजगार मिलेगा, उसके परिवार का पालन पोषण होगा। इसलिए सरकार की जो नीति है ये आउटसोर्सिंग की है, ये नीति खराब है, इसलिए इस नीति पर रोक लगानी चाहिए सरकार ने। ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक लेके जब वापस आएंगे तो इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस पॉलिसी में क्या कुछ फेरबदल करके इसी को बेहतर बनाया जा सकता है या पूरी तरह से ये पॉलिसी ही
फ्लॉप है। एक छोटा सा ब्रेक। चल मैं निकल रहा हूँ। ओके। और ये तेरे लिए। ये किस खुशी में? एक तो आज तेरा मैच है और अरोरा अंकल के घर में भी तो बाय। आपकी जरूरतों को वही समझते हैं जिनके लिए स्पेशल हैं आप। जैसे डिश टीवी ओनली फॉर यू 9905 9905 पर आज ही कॉल करें और पाएं ऑफर्स जो है खास आपके लिए, क्योंकि स्पेशल हैं आप। गुलमोहर सिटी NH65 पर स्थित कैथल की सबसे सुंदर टाउनशिप अब आपके लिए लेकर आए हैं फ्री होल्ड प्लॉट्स, विलास और इंडिपेंडेंट फ्लोर्स। गुलमोहर सिटी बाउंड्री वॉल्स और एक्सक्लूसिव गेटेड सिक्योरिटी से सुसज्जित, जिसमें है स्पोर्ट्स क्लब, क्लब हाउस, लश ग्रीन पार्क और भी बहुत कुछ। तो बेहतर लाइफस्टाइल के लिए गुलमोहर सिटी, द सिटी ऑफ जॉय इन कैथल। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं। बेरोजगार रहने के दो कारण हैं, या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। गुलमोहर सिटी NH65 पर स्थित कैथल की सबसे सुंदर टाउनशिप अब आपके लिए लेकर आए हैं फ्री होल्ड प्लॉट्स, विलास और इंडिपेंडेंट फ्लोर्स। गुलमोहर सिटी बाउंड्री वॉल्स और एक्सक्लूसिव गेटेड सिक्योरिटी से सुसज्जित, जिसमें है स्पोर्ट्स क्लब, क्लब हाउस, लश ग्रीन पार्क और भी बहुत कुछ। तो बेहतर लाइफस्टाइल के लिए गुलमोहर सिटी, द सिटी ऑफ जॉय इन कैथल। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगबाग शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। आपका स्वागत है। नई पॉलिसी लेकर सरकार आई और ये दावा किया कि बहुत अच्छी पॉलिसी है, लेकिन रोडवेज कर्मचारी विरोध कर रहे हैं। क्यों विरोध कर रहे हैं, ये जानने समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। और इस पॉलिसी में क्या चीज़ें हैं जो ख़राब हैं, क्या चीज़ें हैं जो अच्छी हैं, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ ओमवीर जी हैं स्टूडियो में मौजूद। ओमवीर जी, एक बात बताइए कि इस पॉलिसी में कुछ अच्छा भी लगा आप लोगों को? देखिए जी, पॉलिसी में कोई अच्छा नहीं है, केवल ये नाम बदल देते हैं, कभी ठेकेदार प्रथा, कभी निजीकरण, कभी पीपीपी मॉडल। हम ये कह रहे हैं ये पॉलिसियां सारी खराब हैं, क्योंकि सबसे पहले तो इसमें यही खतरनाक, मैं आप पहले बता चुका कि जो है रोजगार पर डाका डाला जा रहा है। आज बेरोजगारी बढ़ रही है, सबसे बड़ा खतरा तो यही है। दूसरा हम ये कह रहे हैं कि इसके बेनिफिट क्या है। अगर मान लो सरकार जनता को अगर बढ़िया परिवहन सुविधा देना चाहती है, तो मंत्री जी भी बार बार बयान दे चुके हैं कि हमारे पास 700 गाड़ियां खड़ी हैं। मैं भी यही कह रहा हूं कि आज रोडवेज के अंदर 700 से 900 गाड़ियां खड़ी हैं, 200 हमारी लो फ्लोर गाड़ियां खड़ी हैं, 300 गाड़ियां हमारी 2 साल से नई गाड़ियां जंग खा रही हैं हमारे HREC के अंदर। और उस HREC के अंदर जो 300 गाड़ियां खड़ी हैं वो 1 साल से खड़ी हैं। उसमें देखिए सरकार का कितना करोड़ों रुपए का घाटा हो रहा है कि वो गाड़ियां, उसमें 2 बैटरी हैं, एक बैटरी की कीमत आप कम से कम 10,000 रुपए लगा लीजिए, तो 600 बैटरियां हैं। एक गाड़ी के अंदर 6 टायरें होते हैं, एक गाड़ी के ऊपर हमारे वो 6 टायरों की और उसके साथ एक स्टेपनी होती है, 60 टायरों की कीमत लगाएं तो हम ये करें कई करोड़ रुपए का, तो हमें ये लॉस हो रहा है। अगर सरकार असलियत में जनता को अच्छी परिवहन सुविधा देना चाहती थी तो पहले उन गाड़ियों को लेना चाहिए था। आज जो 2 साल से गाड़ियां जंग खा रही हैं, उन गाड़ियों की लाइफ घट रही है। तो सरकार का मैं ये कह रहा हूं कि कोई इसकी तरफ ध्यान नहीं है कि जनता को बढ़िया सुविधा मिले। अगर जो जनता को सुविधा देना चाहते तो पहले उन गाड़ियों को रोड पर लाते, उसके बाद में दूसरा सोचते। और इसमें बेनिफिट क्या होगा, देखिए रोडवेज की गाड़ी टैक्स के रूप में
और प्राइवेट गाड़ी में भारी अंतर है। वो 14,000 रुपये टैक्स के रूप में जमा कराती है, हमारी गाड़ियां 40,000 रुपये जमा कराती हैं। वहां पर दो लोगों को रोजगार मिलता है प्राइवेट गाड़ियों पर, हमारी सरकारी गाड़ियों पर 6 लोगों को रोजगार मिलता है, स्थायी रोजगार मिलता है। तो उसके बेनिफिट क्या होंगे? दूसरा, प्राइवेट गाड़ियों पर आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार से घोषणाएं कर रहे हैं, आज रोजाना झगड़े हो रहे हैं बच्चों के। बच्चे जब उसमें बैठते हैं गाड़ियों में तो उन पास को मान नहीं रही सरकार, जो कह रही है कि उनमें बच्चे फ्री जाएंगे, लेकिन वो मान नहीं रहे, बच्चों के साथ झगड़े हो रहे हैं रोजाना। गांव की पंचायत नहीं, वो तो जो गाड़ियां सरकार लेकर चलाएगी वो तो आपके अंडर होगा, विभाग के अंडर होगा। लेकिन आज भी जो प्राइवेट गाड़ियां उसके बेनिफिट तो कुछ भी नहीं है ना, क्योंकि एक सरकार की केवल चाल है कि एक बार ये गाड़ियां आ जाएं, धीरे धीरे हम ये करें। जो भी हमारी जो गाड़ियां हैं, जो आज 3800 गाड़ियों की बात कर रहे हैं, वो गाड़ियां धीरे धीरे हर वर्ष वो खत्म होती जाएंगी, कर्मचारी रिटायर होते जाएंगे, नई गाड़ियां आती जाएंगी निजी कंपनियों की, तो रोजगार तो खत्म हो जाएगा, रोडवेज में गाड़ियां खत्म हो जाएंगी, तो विभाग ही खत्म हो जाएगा। आप ये कह रहे हैं कि एक बहुत बड़े षड्यंत्र की तरफ सरकार लेकर जा रही है? हाँ बिल्कुल, ये षड्यंत्र है सरकार का, ये चाल है, लोगों को भ्रमित करके जो ना इस प्रकार से गाड़ियां लाने चाहते हैं, इससे कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है। ये सरकार इस विभाग को जो मालिकों के हाथ में देना चाहती है और इस विभाग का तहस नहस करने की पूरी साजिश है सरकार। ठीक है, रवि भान राठी हमारे साथ बीजेपी के नेता फोन लाइन पे। रवि जी, स्वागत है आपका। जी नमस्कार सभी दर्शकों को, सुनने वाले श्रोताओं को। जी सर, एक बात बताइए कि ये जो पॉलिसी लेकर आए हैं, इस पॉलिसी से पहले जब आप सरकार में आए थे तब आपने ये वादा किया था प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा, किसी तरह का इस तरह की चीजें नहीं होगी। अब पॉलिसी लेकर आए, अब भी लोग, जो परिवहन के लोग हैं, रोडवेज कर्मचारी हैं, वो नाराज है, सड़कों पर उतर रहे हैं, क्यों? आप परिवहन व्यवस्था की बनाया उसकी बात कर रहे हैं ना जी? हरियाणा रोडवेज से संबंधित है। हाँ, सबसे पहले सरकार की जिम्मेवारी बनती है यात्रियों के लिए सुविधा। यात्रियों को सबसे ज्यादा सुविधा की जरूरत है, इसलिए ये पॉलिसी बनाई गई है कि ज्यादा से ज्यादा रूटों पर प्राइवेट बसें चलाई जाएं, ताकि यात्रियों को सुविधा अपनी जगह पर पहुंचने, जो रोजगार करते हैं या किसी भी कार्यवश जो घर से निकल करके दफ्तर में जाना चाहता है, किसी प्रशासनिक कार्यालय में जाना चाहता है, वो समय पर पहुंच पाए और उसको सुविधा मिले यात्रा की। मतलब आप ये कह रहे हैं कि सरकारी जो बसें हैं रोडवेज की, उसमें न सुविधा मिलती है और न वक्त की पाबंदी होती है। उन लंबे रूटों पर हमारी सरकारी बसें चलती हैं, जो लंबे रूट हैं। छोटे रूटों पर हम प्राइवेटाइजेशन कर करके प्राइवेट लोगों को लाइसेंस देती है सरकार। पहले भी ये पॉलिसी थी, अब भी यही पॉलिसी है। लंबे रूट हैं उन पर सरकारी बसें ही चलती हैं, वही चलेंगी। नहीं, ये जो नई ट्रांसपोर्ट पॉलिसी लेके आए हैं, देखिए छोटे रूट जो हैं ये उन्हीं के लिए पॉलिसी बनी है, तो अलग से नहीं है इसमें कोई। और रही दूसरी बात, हमारे पास आप 700 ड्राइवरों की भर्ती कर रहे हैं। हाँ। पिछली सरकार के समय में कई जगह कई रोडवेज के डिपो घाटे में थे, टायर तक नहीं थे अवेलेबल पिछली सरकार में। इस साल ये एक रोटेशन बढ़ाया गया है कि भाई गाड़ियों को टायर, बैटरी और व्यवस्था उसकी कर करके ताकि रोडों पर उनको चलाया जाए, ज्यादा से ज्यादा गाड़ियां। सर, आपकी सरकार में भी 400 गाड़ियां कम से कम खड़ी हैं, अभी तक 1 साल बीत गया, आप चलवा नहीं पाए हैं। वही बात कर रहा हूँ श्रीमान जी, मैं वही बात कर रहा हूँ जी। विपक्ष को तो कोई न कोई बहाना चाहिए, कोई न कोई मुद्दा बना करके। सरकार इतने अच्छे से काम कर रही है, हर काम पर, हर सरकारी काम पर सरकार की नजर है, ताकि कहीं कोई भ्रष्टाचार ना हो। राठी साहब, बातों से बस नहीं चल जाती। आप हमारे साथ लाइन पे रहिए। नरेश शर्मा, कांग्रेस के नेता, हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे। नरेश जी, स्वागत है। नई पॉलिसी से कितने सेटिस्फाइड हैं आप या आपकी पार्टी? नरेश जी, सुन पा रहे हैं आप हमें? कार्यकर्ता हो, मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, हाँ। इनकी जब कमी उजागर होती है तो ये कांग्रेस पर आरोप लगाने लग जाते हैं। वो महीना, 2 महीना, 3 महीने तक तो ठीक भी लगा, क्योंकि कुछ कमी बेसी रही होगी, उसको ये पूरी कर देंगे। आज तो ये असफलताओं का ठेकरा। ट्रांसपोर्ट पॉलिसी नहीं आई है सर, इसके बारे में आपकी पार्टी का क्या रुख है? देखिए, मैं कह रहा हूँ कि ये ढेर सारी अनियमितताएं है। कोई पॉलिसी लाने से पहले स्क्रीनिंग करनी चाहिए, अधिकारियों से मीटिंग लेनी चाहिए और पक्ष विपक्ष की भी अगर राय जान ली जाए किसी लोकहित की बात पर, तो उसमें बुराई क्या है। और ये तो आप तो वैसे भी प्राइवेटाइजेशन के फेवर में थे, कांग्रेस के छत पर ठीकरा फोड़ने लग जाते हैं। प्राइवेटाइजेशन के फेवर में तो थे आप, आपको तो खुशी होनी चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए आपको। तो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं क्या बुरी बात है क्या? मैं तो ये कह रहा हूँ कि हर पॉलिसी फेल हो रही है इनकी।
अब कितनी कारगर सिद्ध होगी इस पर तो प्रश्न चिन्ह है ना, संदेह के दायरे में हर पॉलिसी भी। चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ओमवीर जी, एक आखिरी कमेंट आपसे चाहूंगा। कांग्रेस के समय भी वही हुआ, आप सड़क पर उतरते थे, धरना करते थे, प्रदर्शन करते थे। बीजेपी ने बहुत सारे वादे किए, सपने दिखाए, अब फिर से सड़क पर उतरना पड़ रहा है। क्या लग रहा है कि आप वोट बैंक बनकर सिर्फ रह गए, आपके साथ धोखा हुआ? देखिए जी, पहली सरकार के समय भी हमने इस नीति का विरोध किया था, आज भी हम निजीकरण का विरोध कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। सरकारें आती हैं लेकिन वो केवल मांग पत्र, जो उनका घोषणा पत्र है उसमें वादे करती हैं, लेकिन नीतियों को चेंज नहीं करती। इसलिए इनका दोनों पार्टियों का एक रुख है और इसी विरोध में हमारा अभी 25 नवंबर को हम करनाल के अंदर सर्व कर्मचारी संघ एक बहुत बड़ी रैली करने जा रहे हैं। उसमें हमारी यही मांगे हैं कि सभी कर्मचारियों को, जो इन्होंने घोषणा पत्र में डाला था कि सभी कर्मचारियों को पक्का करेंगे, आउटसोर्सिंग को बंद करेंगे, पंजाब के समान वेतनमान देंगे, उन तमाम मुद्दों को लेकर के। लेकिन आज सरकार, जहां नौकरी भर्ती करने की बात थी, आज 1 साल के अंदर ही 15,000 कर्मचारियों को नौकरी से निकाला गया नौकरी से, और कर्मचारी परेशान है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त इतना ही की इजाजत है, लेकिन सरकार की इस नई पॉलिसी के विरोध में कर्मचारी सड़कों पर उतर रहे हैं। अब देखना होगा सरकार और कर्मचारी मिलकर बीच का रास्ता कैसे निकालते हैं। फिलहाल इतना ही।